नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। जैसा कि बिहार बीपीएससी का प्रतिदिन अब 2 वीडियो आपके समक्ष अपलोड किए जाएंगे, एक सुबह और एक शाम में। अतः आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें और वीडियो को अंतिम समय तक अवश्य देखें। आपको लगातार हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताते रहेंगे और जो पीडीएफ फाइल जो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका आंसर आपको यूट्यूब से ही मिलाने में सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि कुछ लोगों का स्टेटमेंट आया हुआ था कि सर आप आंसर नहीं दे रहे हैं। आंसर हम पीडीएफ में नहीं दे, पीछे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रीजन है, क्योंकि यदि हम आंसर यदि दे देते हैं तो आप जो है से वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो हम जो डिस्क्राइब करते हैं वो आप नहीं सुन पाइएगा, और दूसरे नंबर में कि आंसर सिर्फ आप देख लीजिएगा। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलाते हैं पीडीएफ में तो आपको 100% याद हो जाएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य है क्वेश्चन और आंसर याद हो जाना, न कि सिर्फ देख लेना। इसलिए बिना समय गवाए हुए आज का प्रथम प्रश्न आपका है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग ताल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग ताल नहीं है। तो ए में आपका है चचतपुट, और बी में आपका है संपकट कष्ट, और सी में आपका है उधटत, और डी में आपका है सिंह विक्रम। डी में क्या है? सिंह विक्रम। तो सिंह विक्रम ही आपका बच्चों आंसर सही है, मतलब डी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग ताल नहीं है, तो क्या टिक आउट करेंगे? सिंह विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सितार के दूसरे तार को किसका तार कहा जाता है? सितार के दूसरे तार को किसका तार कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए नंबर में बाज का तार, बी में है जोड़ी का तार, सी में है चिंकारी का तार, और डी में है पंचम। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बी नंबर। बी नंबर कहने का मतलब है कि जोड़ी का तार, अर्थात सितार के दूसरे तार को किसका तार कहा जाता है? तो जोड़ी का तार। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, तरानों के लिए अधिकतर कौन सी ताल का प्रयोग किया जाता है, या फिर तरानों के लिए अधिकतर कौन सी ताल का प्रयोग होता है? तो ए में आपका आंसर बच्चों 3 ताल, बी में आपको है द्रुत ताल, और सी में है त्रिपुरा ताल, और डी में आपको ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 का आपको ए आंसर हो जाएगा, अर्थात 3 ताल। अर्थात क्या हो जाएगा? 3 ताल। मतलब तराने के लिए अधिकतर कौन सी ताल का प्रयोग होता है, तो क्या टिक करिएगा? 3 ताल। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों आपको ध्यान देना है, तराने अधिकतर कौन सी लय में गाए जाते हैं? तराने अधिकतर कौन सी लय में गाए जाते हैं? तो द्रुत लय, अति द्रुत लय, या डी में आपका है बी और सी दोनों सही है। एक ऑप्शन देखिए विलंबित है, यहाँ ये लिखा गया था। एक आंसर क्या है? ये में ऑप्शनों को विलंबित है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सी नंबर। सी नंबर कहने का मतलब है कि अति द्रुत लय, अति द्रुत लय। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा राग उत्तर से दक्षिण पद्धति ने ग्रहण किया है? निम्नलिखित में से कौन सा राग उत्तर से दक्षिण में ग्रहण किया है? तो इसका ए में आपका ऑप्शन है रेवती, बी में है सुध सावेरी, सी में है श्री रंजनी, और डी में है सिंधु भौरी भैरवी। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि सिंधु भैरवी। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा राग उत्तर से दक्षिण पद्धति ने ग्रहण किया है? तो सिंधु भैरवी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि उत्तरी संगीत का वैरागी भैरव राग दक्षिण के किस राग के समाहित है, या दक्षिण के किस राग से सीमित है? तो ए में आपको ऑप्शन है बच्चों खेती, और बी में आपका है चक्रवाक्रम, और सी डी में आपको है किसान। सी आपका ऑप्शन छूट गया है,
और सी आपको ऐसे ऑप्शन आंसर से में है भी नहीं। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि खेती, ये कहने का मतलब है कि उत्तरी संगीत का बैरागी भैरव राग दक्षिण के किस राग के समान है? समान है, तो क्या टिक आउट करेंगे? खेती। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, उस राग का नाम बताएं जो हिंदुस्तानी एवं दक्षिणी पद्धति में समान नाम से है परंतु उसके राग लक्षणों में अंतर है। तो इसका ए में आपको ऑप्शन है कंबोजी, बी में है बिहा, और सी में है तोड़ी, और डी में है आभोगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, अर्थात तोड़ी। अर्थात कहने का मतलब है कि उस राग का नाम बताएं जो हिंदुस्तानी एवं दक्षिणी पद्धति में समान नाम से है परंतु उसके राग का लक्षण में अंतर होता है। दोनों में नाम समान है परंतु उसके राग के लक्षण में क्या होता है? अंतर होता है, उसको हम बोलते हैं तोड़ी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राग दक्षिण पद्धति का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राग दक्षिण पद्धति का है? भूपाली, मालकौंस, कीरवानी या रामकली। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी नंबर कहने का मतलब है कि कीरवानी। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा राग दक्षिण पद्धति का है? तो कीरवानी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि षडज ग्राम के पंचम को एक श्रुति अपकर्ष करने से कौन सी ग्राम की रचना होती है? तो ए में आपका ऑप्शन है गंधार ग्राम, उसके बाद है मध्यम ग्राम, निषाद ग्राम और चैवत ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि मध्यम ग्राम, अर्थात षडज ग्राम के पंचम को एक श्रुति अपकर्ष करने से कौन से ग्राम की रचना होती है? तो मध्यम ग्राम का। कौन सी ग्राम का? मध्यम ग्राम का। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, निषाद ग्राम को क्या कहते हैं? निषाद ग्राम को क्या कहते हैं? गंधार ग्राम, मध्यम ग्राम, षडज ग्राम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 11 का ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि गंधार ग्राम। निषाद ग्राम को क्या कहते हैं? तो गंधार ग्राम। निषाद ग्राम को क्या कहते हैं? गंधार ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, उस राग का नाम बताएं जो हिंदुस्तानी एवं दक्षिणी पद्धति में समान नाम है परंतु उसके राग लक्षणों में अंतर है। ये दोबारा आपको क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर आपको बच्चों सी नंबर है तोड़ी। क्या है? तोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि मध्यम ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पर स्थापित है? मध्यम ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पर स्थापित है? तो 13 का आपको आंसर हो जाएगा ए कहने का मतलब है बच्चों के संदीपनी। बी में आपका आलापनी है, सी में तीव्रा है और डी में मंद्रा है। अर्थात इसका आंसर हम क्या बताएं? ए नंबर संदीपनी। अर्थात मध्यम ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पर स्थापित है? तो संदीपनी। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों कि डोमिनोट कोड किस स्वर से शुरू होता है? डोमिनोट कोड किस स्वर से शुरू होता है? तो ए में आपका है बच्चों स, बी में है म, और सी में है रे, और डी में है प। अर्थात प हो जाएगा इसका आंसर। डी नंबर आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि सब डोमिनेट कोड किस स्वर से शुरू होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है डोमिनोट कोड किस स्वर से शुरू होता है? तो प से। और यहाँ पर है बच्चों आपको सब डोमिनोट कोड किस स्वर से शुरू होता है? दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो ए में आपको ऑप्शन है स, बी में है म, डी में है रे, सी में है रे, और डी में प। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि म। सब डोमिनोट कोड किस स्वर से शुरू होता है? तो म से। और सिर्फ डोमिनोट कोड कह देगा तो प से। आपको याद रखना है, सब डोमिनोट कोड किस स्वर से शुरू होता है? तो म से। और डोमिनेट कोड किससे शुरू होता है? डोमिनेंट, तो आपको आंसर हो जाएगा प से। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि टॉनिक कोड किस स्वर से शुरू होता है? टॉनिक कोड किस स्वर से शुरू होता है? स से, रे से, ध से और नी से। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों
ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि स। ठीक है, टॉनिक कोड किस स्वर से शुरू होता है? तो स से। ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, टॉनिक कोड किससे शुरू होता है? तो स से। सब डोमिनेंट कोड किससे शुरू होता है? तो आपको म से। और डोमिनेंट कोड किससे शुरू होता है? तो प से। इस तरीक़े से आपको याद कर लेना है। फिर आपको देखिए कि टॉनिक कोड किस स्वर से शुरू होता है? तो अभी तुरंत बच्चों बताएं कि स से। किससे शुरू होता है? स से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग तरंगिणी में कितने मेलों का उल्लेख किया गया है? राग तरंगिणी में कितने मेलों का उल्लेख किया गया है? ए में आपको 12 है, बी में 16, सी में 19 और डी में 18। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये कहने का मतलब है बच्चों आपका कि 12, एक दर्जन। अर्थात राग तरंगिणी में कितने मेलों का उल्लेख किया गया है? तो 12। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि कर्नाटक पद्धति में कितने मेल माने जाते हैं? कर्नाटक पद्धति में कितने मेल माने जाते हैं? तो ए में आपको है 32, बी में है 19, सी में है 20 और डी में है 18। तो कर्नाटक पद्धति में कितने मेल माने जाते हैं? तो इसका बी आंसर है, अर्थात 19। कितना हो जाएगा? 19 से। कर्नाटक पद्धति में कितने मेल माने जाते हैं? तो 19 से। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि दतिल के अनुसार वादों की संख्या कितनी है? दतिल के अनुसार वादों की संख्या कितनी है? 2, 4, 5 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आपको ध्यान से सुनिएगा कि दतिल के अनुसार वादों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है बी। बी कहने का मतलब है कि 4। दतिल के अनुसार वादों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नरवज, वायुज, चर्मज, लोहज, शरीरज ध्वनियों को क्या कहा गया है? जैसा देश वैसा भेष, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। देखिए क्या इसमें वो डाटा दिया हुआ है। नवरज, वायुज, चर्मज, लोहज और शरीरज। 1, 2, 3, 4, 5। 5 ध्वनियाँ इसमें है। तो पंचम महाध्वनि टिक आउट कर देंगे। क्या टिक आउट करेंगे? पंचम। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन को मैं दिमाग लगा करके याद करिए, रटिए नहीं। फिर से ध्यान दीजिएगा। नवराज, वायुज, चर्मज, लोहज एवं शरीरज, टोटल 5 ध्वनियाँ हैं। पंचम ध्वनि ऑप्शन में दिया, टिक आउट कर देंगे। तीन वो रहता तो तृतीयम ध्वनि मार देते, नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाद्य वृंद के अंतर्गत सारंग देव ने किस वीणा का उल्लेख किया है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए। वाद्य वृंद के अंतर्गत सारंग देव ने किस वीणा का उल्लेख किया है? ए में आपका है सारंगी, बी में है सारंगी वीणा, सी में है घोषिका वीणा और डी में है महती वीणा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि सारंगी। ये कहने का मतलब क्या है? सारंगी। अर्थात वाद्य वृंद के अंतर्गत सारंग देव ने किस वीणा का उल्लेख किया? तो सारंगी को किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका कि देवर्षि नारद द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वीणा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ए में आपका मत कोकिला, बी में आपका महती वीणा और सी में आपको घोषिका और डी में आपका किन्नरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बहुत बार इसको हम बता चुके हैं कि देवर्षि नारद द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वीणा का नाम है महती वीणा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि देवर्षि नारद द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वीणा को तो महती वीणा बता ही दिए, नहीं। दोबारा क्वेश्चन आ गया है। अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप कि संगीत चिंतामणि ग्रंथ का अनुमानिक काल है। ये आपको ए स्टेट में पूछा गया है कि संगीत चिंतामणि ग्रंथ का अनुमानित काल है। मतलब संगीत चिंतामणि ग्रंथ जो लिखा गया था कौन सी शताब्दी में लिखा गया है? अनुमानित क्लियर नहीं, इसलिए क्वेश्चन में अनुमानित लगा दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि 14वीं शताब्दी। संगीत चिंतामणि ग्रंथ का अनुमानित काल क्या है? तो 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि संगीत चिंतामणि का 14वीं शताब्दी तो बता ही दिए। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि संगीत समय सार का 5वां अध्याय कौन सा है?
अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संगीत समय सार का 5वां अध्याय कौन सा है। तो ए में है रागाध्याय, बी में आपको है प्रबंध अध्याय, सी में है वाधा अध्याय और डी में है ताल अध्याय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको 27 का बी नंबर। बी नंबर कहने का मतलब है कि प्रबंध अध्याय, अर्थात संगीत समयासार का 5वां अध्याय कौन सा है, तो प्रबंध अध्याय। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि आधुनिक काल में सर्वप्रथम बिलावल को शुद्ध ठाठ मानकर किस ग्रंथ की रचना हुई है। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक काल में सर्वप्रथम बिलावल को शुद्ध ठाठ मानकर किस ग्रंथ की रचना हुई है। नगमाते आसफी, रस कौमुदी, संगीत परिजात या डी में है संगीत सुधा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको 28 का ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि नगमाते आसफी, नगमाते आसफी। ठीक है, नगमाते आसफी। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि राग देशाकर किस ठाट का है। राग देशाकर किस ठाट का है। तो ए में जो आपको बच्चों ऑप्शन है पूर्वी, बी में है बिलावल, सी में है मारवा और डी में है खमाज। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बिलावल, बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, अर्थात राग देशकर किस ठाट का है, तो बिलावल। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, यदि राग भैरव के शुद्ध ग नी को कोमल गनी कर दिया जाए तो वह राग कौन सी बनेगी। अर्थात 30 का आपको ऑप्शन ए में है परज, बी में है दरबारी, सी में अहिर भैरव और डी में है भैरवी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी। कहने का मतलब है कि आपका इसका आंसर डी है। क्या आंसर है, डी। अर्थात यदि राग भैरव के शुद्ध ग नी को कोमल ग नी कर दिया जाए तो वह राग क्या बनेगी, तो भैरवी राग बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, पंडित विष्णु दिगंबर जी के गुरु का नाम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ही है कि पंडित विष्णु दिगंबर के गुरु का नाम क्या था। तो बाल कृष्ण बुआ भी आप याद रख सकते हैं, या फिर पूरा इनका नाम था बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी, इचलकर जी। ठीक है, इचलंकर जी बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान थे बेचारे। अगला प्रश्न है कि भरत ने अंतरकाली युक्त मूर्छना को क्या कहा है। भरत ने अंतरकाली युक्त मूर्छना को क्या कहा है। इसका आंसर ए में है साधारण कृत, बी में है मिश्र, सी में है असाधारण और डी में है खंड। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये कहने का मतलब है कि साधारण कृत। भरत ने अंतरकाकली युक्त मूर्छना को क्या कहा है, तो साधारण कृत कहा है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों वही प्रश्न दोबारा है कि भरत ने अंतरकाकली युक्त मूर्छना को क्या कहा है। इसका आंसर हो जाएगा साधारण कृत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बम्बई में गायन समाज की स्थापना किस संगीतज्ञ के द्वारा किया गया था, या बम्बई में गायन समाज की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी, बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी। ठीक है, इसी तरीका से आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड बच्चों। इस प्रकार किस गायक को कलावंती की उपाधि दिया गया है। किस गायक को कलावंती की उपाधि दिया गया है। इसका आंसर हम बहुत पहले अभी हम बहुत ही बारीकी तरीका से नाम ले चुके थे। यदि आप आंसर जानते हैं तो इसके यूट्यूब कमेंट बॉक्स में एक बार आप अवश्य आंसर दें। ऐसे इसका हम आंसर बता देना चाहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि किस गायक को कलावंत की उपाधि से नवाजा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए में आपको गिरजा देवी तो नहीं होगा, बी में आपको है रामकृष्ण बुआ बुझे, सी में आपका है बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी और डी में है सरजू प्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है
कि बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी अर्थात किस गायक को कलावंती की उपाधि से नवाजा गया है। तो बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी, बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी को कलावंती की उपाधि से नवाजा गया है। अब आपसे रिक्वेस्ट है, इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, वीडियो को अंतिम समय तक अवश्य देखें और लगातार आपको हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप जहां से भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम भी आपको अधिक से अधिक आंसर दे सकें। और यदि आप PDF चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप ज़रूर हाय हेलो व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें, आपको तत्काल PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।